अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स की किस्मत का फैसला बनाम सरकार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी अमजद साहब के साथ, जो चेयरमैन है कस्टम एजेंट एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, मैंने सुना है कि सब डिजिटलाइज हो रहा है और जो एजेंट हैं, क्लियरिंग एजेंट हैं, उनका रोल ख़त्म होने जा रहा है। ये अच्छी बात हमें, चूँकि मैं अब आम शहरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि जब एजेंट का नाम आता है तो एजेंट का मतलब ये होता है कि हमें इसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये मिडल मैन है, ये हमारा सिर्फ फाइल मूव करने के पैसे लेता है और चीज़ों के पैसे लेता है। तो ये तो एक तरह से अच्छी चीज़ नहीं है, एजेंट ख़त्म हो जाए बीच में से। देखें जी, बात यह है कि ये एजेंट वो एजेंट नहीं है कि जिसको आप फाइल मूव करने के पैसे देते हैं, या किसी कोर्ट का एजेंट नहीं है, या किसी और जगह के नहीं। ये क्लियरिंग एजेंट्स हैं। इसके बनने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है कस्टम का, और उस एग्ज़ाम के बाद आपको लाइसेंस इशू किया जाता है और जिसकी सिक्योरिटी रखाई जाती है। यानी कि ये लीगल है एजेंट? जी लीगल है, और हर साल इसने कोर्स करना होता है और उस कोर्स के बाद उसका रिजल्ट अनाउंस होता है और उसकी परफॉर्मेंस पे उसका लाइसेंस रिन्यू होता है। यानी कि लाइसेंस्ड है। ये ऑफिशियली यानी कि एक लीगल अथॉरिटी है जो लाइसेंस्ड है, जो हुकूमत पाकिस्तान जिसे लाइसेंस देती है और वो कहती है कि आप ये क्लियरेंस करवा के दें। अब मुझे इसका थोड़ा रोल बताएं, लोग भी जानना चाहते हैं कि ये करता क्या है, अगर इसको खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए जी, क्लियरिंग एजेंट्स और क्लियरिंग एजेंट जो है वो इंपोर्टर और कस्टम के दरमियान एक ब्रिज का रोल अख्तियार करता है। ठीक है। जैसे कोर्ट, किसी भी कोर्ट को ले लें और किसी मुलजम को ले लें या कोई मुकदमा ले लें, उसके दरमियान एक वकील होता है। ये वो रोल है। ये इंपोर्टर को बताता है कि जी आपका माल इस हेड में आएगा, कस्टम को ये गाइड करता है और पूरे पेपर्स तैयार करके ला के कस्टम के आगे। यानी कि कस्टम का वकील होता है। कस्टम और इंपोर्टर दोनों का वकील होता है। और ये दरमियान में ये बताता है कि ये इस तरह आपका माल इस हेड में जाएगा, इतनी कीमत का है, इतना कस्टम लगेगा और इस तरह क्लियर होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। अब इसको ख़त्म करने की जब बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइज कर दें, कंप्यूटराइज कर दें और सिंध में कर दें, इस तरह तो चीज़ें जो सी हैं वो काफ़ी हद तक हो जाएंगी, ऑनलाइन हो जाएंगी और जल्दी नहीं हो जाएंगी। देखिए जी, बात यह है, ऑनलाइन तो 2013 से है सब कुछ। अच्छा। लेकिन अब इन्होंने आके एक फेसलेस एक ड्रामा रचाया फेसलेस का। अच्छा। अब फेसलेस बनाया इसलिए गया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके उसका इफ्तिताह किया। उनको पता नहीं क्या इन्होंने स्टोरी सुनाई, क्या किया। वो बनाया इसलिए गया था कि लोगों को, इंपोर्टर्स को, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है। और बीच में जो को लोग गड़बड़ करते हैं, जो पैसे लेते हैं, वो कस्टम वाले हो या कोई भी हो, उनको बीच में से निकाला जाए। ठीक है। लेकिन उसका उलट हो गया। ये इमीडिएट क्लियरेंस भी नहीं हुई और डिले शुरू हो गई और पैसे 3 गुना ज्यादा जाने शुरू हो गए। अच्छा, एक बात बताएं, जो आपने कहा प्राइम मिनिस्टर ने किया, उन्होंने इफ्तिताह भी किया था बटन दबा के। जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस माल तो चला गया। जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस जीडी का बटन ऑन किया था, उसको आउट ऑफ चार्ज करने के लिए या उसकी अप्रेजमेंट करने के लिए, उस जीडी का भी 50,000 रुपया लिया गया है। मेरे पास एविडेंस मौजूद है उसकी। यानी कि फोन करके जिसने भी किया उसका भी पैसे दिए गए। कमाल हो गई है। तो मैंने कई केस चीफ कलेक्टर साहब को अपने व्हाट्सएप से भेजे हैं, उनके मैसेज भेजे हैं, जीडी नंबर भेजे हैं कि जी आपके अप्रेजर ये कर रहे हैं, डीसी आपका ये कर रहे हैं। अप्रेजर एक जीडी क्लियर हो रही है $1 में। अच्छा। पिछले साल से, 2 साल से हजारों जीडियाँ उसकी, उसने 20 कर दिया। जीडी का बताएं, लोग सुनना चाहते हैं ना। जीडी एक पेपर है जो गुड्स की, ये क्या गुड्स की डिक्लेरेशन है। गुड्स डिक्लेरेशन है जो इंपोर्टर डिक्लेयर करता है। ठीक है। अच्छा, जब वो मैंने उनको मैसेज भेजा कि जी ये एक जीडी है जो आपके अप्रेजर ने $1.20 पे कर दिया है और ये $1 की आइटम है, और डीसी साहब आपके कहते हैं जी 3 लाख रुपया दे दें। ये मैंने चीफ साहब को भेजा और केस आए, मैंने अपने व्हाट्सएप से उनको भेजे। आपने चीफ कलेक्टर पंजाब को भेजे? चीफ कलेक्टर सिंध को भेजे, जिसके अंडर है, उन्हीं के अंडर है ना। मैं कराची की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। फेसलेस कराची शुरू हुआ है। ठीक है। अभी पंजाब में किसी और जगह नहीं हुआ। पाकिस्तान को उसके अंडर कर दिया? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ उन्होंने सिंध में जो अप्रेजमेंट है या सिंध में जो क्लियरेंस हो रही है उसको फेसलेस किया। ठीक है। अच्छा, अब वो कराची के, क्योंकि लाहौर के लोग भी कराची काम कर रहे हैं, जी ऐसे ही तो जाहिर है मैं चेयरमैन हूँ, वो मुझे ही टच करेंगे। जी ठीक है। तो मैंने अपने वहां से उनको भेजा। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने उनको डीसी एसी को ठीक करने की बजाय, अप्रेजर की गलतियां सही करने की बजाय,
उन्होंने डीसी एसी कलेक्टर को ये कह दिया कि जो अप्रेजर करेगा आपने उसको करना ही कुछ नहीं, एज इट इज उनको जाने दें। अप्रेजर को इतने इख्तियारात दे दिए गए कि वो जो चाहे अब कर दे, यानी कि वो 2 रुपए की चीज को 100 रुपए का बता 100 रुपए का बता दे, तो ना डीसी उसमें कुछ कर सकेगा, ना अप्रेजर का, ना कलेक्टर कर सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा। ये चीफ कलेक्टर साहब ने ये ऑर्डर नहीं किया। अच्छा, अब अगला जो मरला करने जा रहे हैं वो ये है कि जी पूरे पाकिस्तान को सेंट्रलाइज करके अप्रेजमेंट सारी कराची चली जाए। तो बाकी पोर्ट्स क्या क्या होगा जो देखें जी, पेशावर में है, लाहौर में है, पूरे पाकिस्तान में पोर्ट्स हैं, पेशावर है, समड़ियाल है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, अब बहुत जगह पे क्या होगा इनका फिर? सर ये बंद हो जाएंगी। इनमें लाखों लोग हैं, मजदूर हैं, क्लिनिक एजेंट हैं, इंपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, बंद हो जाएंगे, वो सब बंद हो जाएंगे, वो भूखे मर जाएंगे। और इसका इतना बड़ा लॉस होगा भट्ट साहब कि आप, मुझे नहीं समझ आ रही इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या समझाया। एक सवाल आपसे अब मैं पूछना चाहता हूँ, उनका ये आइडिया था कि ये इसलिए कर रहे हैं कि बंदा बीच में से फेसलेस कर रहे हैं कि ये निज़ाम जल्दी चल जाएगा, यानी कि अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो जल्दी क्लियरिंग हो जाएगी। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब एजेंट करता है तो कितने दिन में करता है? जब एजेंट कर रहा था तो ये 1 दिन से लेके मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर जीडी क्लियर हो जाती थी। और अभी कितने दिनों में? अभी जो कराची हो रही है, हाँ। जो फेसलेस के बाद इन्होंने हो रही है, 10 से 15 दिन लग रहे हैं एक जीडी को क्लियर होने में। आप इसको चेक कर लें, कस्टम से, एफबीआर से रिकॉर्ड मंगवा के हम जरूर रब्ता करने की कोशिश करेंगे उनके साथ। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, इस तरह का तो नुकसान ये नहीं होगा कि जो कंटेनर में जिसमें सामान आया हुआ है वो कंटेनर का रेंट भी पड़ेगा, और वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में दुनिया से ज़्यादा रेंट है हमारे पास। कितना रेंट है हम देते हैं? पूरी दुनिया में $5 से लेके $10 पर डे रेंट चार्ज किया जाता है एक कंटेनर का। तो हम पाकिस्तान में $120 से शुरू होता है और $150 पौने $200 तक ये रेट जाता है पर डे। अब इंपोर्टर भी बेचारे मर गए अब हो। और इसके साथ जो बड़ा ड्रामा हो रहा है, अच्छा बताइए, वो ये हो रहा है कि लॉ ये कहता है कि जो शिपिंग लाइन है, जिनके कंटेनर्स हैं, वो अपनी शिपिंग का रेंट पाकिस्तान से बाहर भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंटेनर रेंट है उसको बाहर नहीं भेज सकते। कंटेनर रेंट पाकिस्तान में रहेगा। ठीक है, कंटेनर रेंट की सूरत में अरबों डॉलर बाहर जा रहे हैं। और इस वक्त अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो वो शिपिंग लाइन के थ्रू और पोर्ट्स के थ्रू हो रही है। इसको मेरी रिक्वेस्ट है चीफ ऑफ आर्मी से, मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि इसको खुदारा देखें। ये मुल्क तबाही की तरफ चल पड़ा। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आप एक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो हो रही है शिपिंग लाइन में। जो कंटेनर के जो किराए की मद में जो पैसे आते हैं वो पाकिस्तान में, असूलन पाकिस्तान में रहने चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे। तो जब इसकी शिकायत की गई तो कुछ आगे से आपको जवाब मिला इस चीज़ का? कोई शिपिंग लाइन को ओन ही कोई नहीं कर रहा। मैंने बहुत जगह पे जाके ये बात की, ना एफबीआर शिपिंग लाइन को ऑन करता है, ना मिनिस्टर फाइनेंस उसको ऑन करते हैं, ना कॉमर्स उसको ऑन करती है। कोई नहीं ऑन करता उसको। अगर कोई कानून बनता भी है तो शिपिंग लाइन के पास पैसे इतने हैं। क्या वजह क्या है? उनके पास पैसे इतने हैं, वो जो टॉप के वकील हैं वो खड़े कर देते हैं और अपनी मर्जी के फैसले करा के पिछले 10-10 साल से स्टे चल रहे हैं शिपिंग लाइन के, और उनमें कोई रद्दोबदल नहीं। शिपिंग लाइन तो अपनी जगह पे आ गई। बात हम अपने क्लियरिंग एजेंट की बात करें। देखिए, कस्टम जो इस वक्त कर रहा है, हाँ, वो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है। हमारी तमाम पोर्ट्स बर्बाद हो जाएंगी अगर ये एजेंट का निकल गया बीच में से। अगर जी मैं ये इसी कह रहा हूं। मैं अरशद साहब से, अरशद साहब आपके एसोसिएशन में क्या है आप? जी, मैं पहले सीनियर वाइस चेयरमैन था। अच्छा। और अब इस वक्त मैं किसी ओहदे पर नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ये आवाज़ जो आपने बुलंद की थी, जिस वजह से हम आए, चौधरी साहब के पास भी आए, क्या वजह बनी एकदम से, क्यों परेशानी हो गई? देखें, परेशानी तो ये है कि इसमें कोई 1-2 फैमिलीज़ इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हमारा पूरा पंजाब इन्वॉल्व है। पूरे लाहौर की कम्युनिटी
इन्वॉल्व है, उसमें उसकी लेबर का तबका इन्वॉल्व है, उसमें ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले और जो क्लियरिंग एजेंट जिन लोगों की सिर्फ लाइसेंस लाहौर के हैं, उनका क्या कसूर है? वो भी बेचारे बेरोज़गार होंगे ना, उनके लिए भी परेशानी का बाइस है और भी बहुत सारे लोगों की परेशानी का बाइस है। वो जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आती है, वो ट्रांसपोर्टर ने भी कमाने हैं और जो यहाँ पे वो टीपी वाले बैठे हुए हैं उन लोगों ने भी कमाने हैं, उनके पास भी मजदूर काम कर रहे हैं, उनके पास भी ट्रांसपोर्टर्स काम कर रहे हैं। ये तो बहुत सारा मसला जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। इम्पोर्टर आपसे खुश है? इम्पोर्टर ने तो नहीं कहीं कहा कि हमें एजेंट्स जो से हैं वो तंग करते हैं, हमें तकलीफ होती है? ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। हमें ये इसलिए पूछना चाहता हूँ कि इंपोर्टर के अक्सर, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं तो इंपोर्टर किसी ने उठ के कहा हो कि जी ये क्लियरिंग एजेंट को तो ख़त्म करें, ये हमसे बहुत ज़्यादा पैसे खाते हैं और हमें इनको बहुत खिलाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है? ये LCCI की एक मीटिंग हुई थी, उसमें चेयरमैन जो FBR हैं उन्होंने एक बहुत बुरे अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल किए थे। एक मिडल मैन का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जो कि मेरा ख्याल है वेरी अशेम्डफुल है और ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। लाइसेंस है ना, चोई साहब ने मुझे बताया कि लाइसेंस्ड है। बिल्कुल लाइसेंस्ड हैं और बाकायदा हम पेड हैं, हम सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं, हम प्रा की रिटर्न्स फाइल करते हैं, हम FBR में जो हमारा लाइसेंस है हम उसकी फ़ीस पे करते हैं और हर साल पे करते हैं। और अब तो हर साल उन्होंने इतनी बढ़ा दी हुई है कि कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे पे ही नहीं कर सकते। मैं चोई साहब से एक सवाल, चोई साहब जब हम ऑनलाइन जाएंगे तो क्या ऑनलाइन जाने से खर्चा कम होगा? ऑनलाइन तो 2013 से है। नहीं, जो ये कह रहे हैं फेसलेस करेंगे हम इसको, उसमें खर्चा बढ़ गया है। वो कैसे चोई साहब? देखें ना, जब आप देखें पहले मामला था 1 to 1, ठीक है, और जल्दी जल्दी काम हो रहा था। अब डैमरेज बढ़ गए, डिटेंशन में बढ़ गई, अब वाया मीडिया मैसेज आने शुरू हो गए कि जी इतने पैसे देंगे तो ये इतने की हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उसमें तो फिर खर्चा बढ़ गया ना, खर्चा कम तो ना हुआ। यानी कि पहले एजेंट तक रहती थी बात, एजेंट ने डील करना होता था, अब अप्रेजल जो उनसे है वो एक पीछे हाथ करके वो डायरेक्ट इंपोर्टर के साथ हो गया। इंपोर्टर जी बिल्कुल ऐसे हो गया, ऐसे हो गया जी बिल्कुल ऐसे हो गया। तो ये तो काम अजीबो गरीब हो गया ना, यानी कि आपने एक फेस खत्म करके दूसरा फेस जो फेस नजर नहीं आ रहा वो सामने रख दिया। ये बात ये है जी कि एक्चुअली दिखाया कुछ जा रहा है और कर कुछ रहे हैं। अच्छा तो साहब, मैं आपके दोस्त हैं, ये क्या आप भी इस एसोसिएशन में? जी मैं कस्टमर एसोसिएशन का फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो आपका नाम क्या? मेरा नाम मसूद भट्ट। मसूद भट्ट साहब, ये जो जोई साहब ने बात की कि कस्टम क्लियरेंस की बात कर रहे हैं कि अब फेस जो है वो दूसरा कर दिया, आप जो लेते हैं कमीशन की सूरत में, जो आप कमाई करते हैं इस सारे प्रोसेस को करने में, वो कमाई अब कम हो देनी पड़ेगी, यानी कि वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे और जो फेसलेस हुआ है उससे वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे? देखिए नहीं, वो उनका ये कोशिश है पूरी चेयरमैन FBR की और तमाम जो इस वक्त आला ओहदों पे बैठे हैं लोग, जैसे चॉइस साहब ने आपको बताया, वो बुला के ट्रेडर्स को और इंडस्ट्रियल्स को और इम्पोर्टर्स को कह रहे हैं कि आप बगैर क्लियरिंग एजेंट के आएँ। अच्छा। क्लियरिंग एजेंट को माइनस कर दें बीच में से। अच्छा। देखिए मैं आपसे मुख्तर सी बात करूँगा, मैसेज ये मिला चेयरमैन FBR को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और सारे हलकों की जानिब से कि आप करप्शन को ख़त्म करें, निज़ाम को ठीक करें और लोगों को फैसिलिटेट करें। तो उस निज़ाम को में जो करप्शन है और जो बुरे एलिमेंट हैं उनको छुपाने के लिए सारा मलबा जो है वो क्लियरिंग एजेंट पे डाल दिया जा रहा है। अच्छा। सारा मलबा क्लियरिंग एजेंट पे डाल। क्लियरिंग एजेंट पैसे क्यों देता है? क्लियरिंग एजेंट कोई खुशी से पैसे देता है? अगर मुझे 50,000 रुपये मिल रहा है मेरी क्लियरेंस का, तो मेरा दिल करेगा कि आधे पैसे मैं दे दूं किसी को? नहीं दूंगा। लेकिन मुझसे एक्सटॉर्शन मनी ली जाती है, एक्सटॉर्शन मनी, मुझे तंग किया जाता है, डिले किया जाता है और मैं अपने क्लाइंट का नुकसान बचाने के लिए एक्सटॉर्शन मनी देता हूँ। आप पैसे देते हैं? एक्सटॉर्शन मनी देते हैं। अच्छा साहब, ये जो क्लियरिंग एजेंट पैसे लेता है, ये पैसे रजिस्टर्ड होती है, कोई रेट लिस्ट की तरह होता है सरकार से, जो ये अप्रूव्ड होते हैं, ये किस तरह पैसे होते हैं, या आप अपनी मर्जी से क्लाइंट के साथ तय कर लेते हैं? नहीं, क्लाइंट के साथ तय होता है ये, लेकिन जो पैसे क्लियरिंग एजेंट लेता है उसका सेल टैक्स बकायदा इनवॉइसेस बनाते हैं, इनवॉइसेस बना के उसका सेल टैक्स पे किया जाता है। यानी कि ये उस तरह नहीं है कि जिस तरह अदालतों में होता है कि मेरे को पैसे फाड़ ते जाके काम करा दे, तो ये वो नहीं है। हर क्लियरेंस जितने भी क्लियरेंस, मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ जैसे आपसे, मैं लोगों से भी जो सुन रहे हैं हमने वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम एजेंट की, आम आदमी एजेंट का नाम सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि देयर इज अ मिडल मैन। जैसे इन्होंने कहा कि वो चैम्बर में आके FBR उन्होंने कहा कि देयर इज अ मिडल मैन जो सेंटर में है और वो सेंटर में चीज़ों को सिर्फ मनूवर कर रहा है अनऑफिशियली,
और मैं ये आइडिया लेके मैंने आपसे सवाल भी यही पूछा जी, था। जी, अब आपने मुझे कहा कि आप लाइसेंस्ड हैं, बिल्कुल और आप हुकूमत पाकिस्तान के साथ, जिम्मे भी आपके पास ही आ रहा हूँ, आप हुकूमत पाकिस्तान के साथ एफिलिएटेड हैं और वो आपको इजाज़त देती है ये काम करने की और ये तमाम ब्रिज बनाने की, ब्रिज बनने की। जी बिल्कुल, ठीक है। अब वो कहते हैं फेसलेस कर दो, आपसे तंग क्यों हुए वो कि वो आप फेसलेस के ऊपर आ गए हैं? ये बात अभी तक नहीं समझ आ सकी कि हमसे, क्योंकि कोई इंपोर्टर, किसी इंपोर्टर ने आज तक ऐसी बात नहीं कही। ना किसी चैम्बर ने, ना किसी फेडरेशन ने, ना किसी और ने। अभी तक पता नहीं है कि आपसे तंग क्यों हुए, नहीं पता चल रहा। ये तंग हमसे, ये भट्ट साहब ने जो बात की ना कि इन्होंने ऑर्डर हुआ कि जी करप्शन खत्म करें और इमीडिएट क्लियरेंस करें, लोगों को तंग ना करें। ठीक है। उन्होंने वो अपनी सारी बुराई छुपाने के लिए, जो अपनी वारदातें हैं, मैं अब दूसरी जुबान में बोलूँगा, जो अपनी वारदातें वो छुपाने के लिए क्लियरिंग एजेंट पे डाल दिया है। वारदातें बढ़ गई हैं। अब कराची जाके क्लियरिंग एजेंट और इंपोर्टर से आप इंटरव्यू करें, जो 1 रुपया दे रहा था अब 10 रुपये दे रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये हो गया ना कि पहले एजेंट बीच में था, अब एजेंट को खत्म करके उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन से डायरेक्टली डील कर लें, डायरेक्टली डील कर लें, और मुंह मांगे पैसे लिए जा रहे हैं। काम वही चल रहा है। जैसे कि चोई साहब ने अभी कहा, ये भी हम इसको भी कंफर्म कर, चोई साहब जो उनसे हैं वो जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने कहा कि मैं सबूत देने को तैयार हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जिसको अंगूठा दबा के जिस चीज़ को जीडी को क्लियर किया और उन्होंने कहा कि ये हो गई है, वो कहते हैं कि उसका भी 50,000 रुपया हमें देना पड़ा, पैसे देने पड़े। और वो जीरो रेटेड ड्यूटी थी उसकी, जीरो रेटेड ड्यूटी, सोलर पैनल थे और उस पे, और उसमें लिए गए कि जी ये दें, वरना कुछ कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देंगे, डिले हो जाएगा। अच्छा सर, ये मिठाई तो नहीं कहते इसको? नहीं, यहाँ मिठाई नहीं, 5P कहते हैं। 5P क्या होता है? जैसे मिठाई है, स्पीड मनी कह लें या स्पीड मनी, यानी कि ये फाइल को पहिए लगा देते हैं। पहिए लगाने वाली। कितनी जल्दी करते हैं ये सब। ये इस तरह करने से इंपोर्टर को नुकसान होता है इस सारी चीज़ों से? इंपोर्टर को नुकसान नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि जब स्पीड मनी दे दी जाती है तो फिर उसके डिटेंशन, उसके डैमरेज, उसकी बाकी चीज़ें बच जाती हैं। ओके, ठीक है। अगर वो नहीं देता, ठीक है, एंड ऑफ द डे तो इंपोर्टर नहीं देना है ना। ठीक है, इसको भी मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। ये जो डैमरेज की बात कर रहे हैं, जो किराए की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे दुनिया में वो कहते हैं, चोइसा फरमा रहे हैं कि वहाँ जो दुनिया में कंटेनर का रेंट है, जिसमें आपका सामान पोर्ट पे पड़ा हुआ है और वो पोर्ट पे खड़ा हुआ है, जो क्लियरेंस के दौरान वो जितना अरसा वहाँ गुजारेगा, उसके पैसे जो उनसे हैं वो दुनिया में 10 से $5 के करीब हैं पर डे। हमारे यहाँ पे कितना लिया जाता है चोइसा? $120 से शुरू होता है और $250 तक पर डे लिया जाता है। अब ये वो डैमरेज हैं जो ये कह रहे हैं कि रेंट की सूरत में आपको देने पड़ते हैं वहाँ पर, जो 3 दिन में क्लियरिंग एजेंट करवाता है क्लियर, वो अब जब ये फेसलेस हुआ है उससे वो 10 से 15 दिन में जा रही है बात, और वो चीज़ें जो सी हैं वो ऑन होल्ड होती जा रही हैं और वहाँ पर खर्चा जो सा है बढ़ता जा रहा है। तो इस निज़ाम को स्पीड अप करने के लिए जो जिन्होंने चेंजिंग की हैं, चोई साहब के बकौल, वो चेंजिंग जिन्होंने हमसे बात किए बगैर, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किए बगैर, एक जो कम्युनिटी है उसको काट के उन्होंने कहा कि अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यानी कि ये वो बात हो गई जो सब मैं जो आम आदमी की ज़ुबान में समझाऊँ कि हमने सर्जरी करवानी थी, सर्जन से हमने जरा को कह दिया कि वो सर्जरी कर दे। एग्जैक्टली वही। तो उसने आरी लेके ना लकड़ी वाली, उसने एक टांग उतारने की कोशिश कर दी है और अब वो टांग के साथ और कुछ भी सारा कुछ चला गया। ये वही बात है जी, अंधे को जब आंखें मिलती हैं तो वो सबसे पहले अपनी लाठी तोड़ता है, जिससे सारी ज़िंदगी वो पकड़ के चलता है। अब वो अंधे को आंखें मिल गई हैं, उसने सबसे पहले तो जी वो उनको तोड़ा है जिनके थ्रू वो चलता रहा है। अच्छा यार जैसे अब ये एजेंट खत्म होने से भट्ट साहब आप क्या कहना चाह रहे थे, पहले बताएं। मैं ये बताना चाह रहा था कि कस्टम क्लीयरिंग एजेंट का लाइसेंस जो है उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की शर्त है वो ग्रेजुएशन है। पढ़े लिखे आदमी को लाइसेंस दिया जाता है, ऐसे नहीं है। सब लाइसेंस होल्डर है, सब लाइसेंस होल्डर है। उसके लिए शराइत है, उसके लिए इम्तिहान देना पड़ता है, उसके लिए कानून पढ़ना पड़ता है कस्टम का। मिनिमम जो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए कस्टम क्लीयरिंग एजेंट के लिए। ठीक है। क्लीयरिंग एजेंट ऐसे नहीं है कि ऐसे पकड़ के किसी को ले आए। और क्लीयरिंग एजेंट का जो आगे वर्कर है, सब एजेंट है जिससे वो अपना काम लेता है, मुलाजिम रखता है, उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको परमिट इशू किया मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एजेंट का नाम बदल देते, उसका रोल थोड़ा सा सिस्टमाइज कर देते, एजेंट हटा देते तो चीजें तो बेहतर हो सकती थी। चॉइस सब कुछ बेहतर हो सकता। दुनिया में कस्टम ब्रोकर कहते हैं, कस्टम ब्रोकर कहते हैं, दुनिया में होता है ये कैरेक्टर है, पूरी दुनिया में ये मौजूद है।
पूरी दुनिया में मौजूद है, क्लीयरिंग एजेंट कह लें या ब्रोकर कह लें, वो मौजूद होता है, मौजूद जो स्टेट के लॉ को जानता है और कस्टम के लॉज को जानता है और वो इंपोर्टर को बताता है कि माल कैसे उसने निकाला। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आप फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि इस तरह। फिर आपसे नाराज क्यों हो गया इंपोर्टर, क्यों चला गया वहाँ FBR में, और वो क्यों LCC में उसने कह दिया कि जी ये हटा दें? क्योंकि अगर जहाँ से मैं यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ, चोई साहब की बात मुझे समझ में आ रही है, जो इंपोर्टर है अगर उसका नुकसान हो रहा है 15 दिन के अंदर, तो वो तो नहीं चाहेगा कि आप लोग हटें। देखें, इंपोर्टर, कोई भी इंपोर्टर नहीं चाह रहा, ये सिर्फ और सिर्फ FBR के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने ये वाली एक बात करके कि जी हमने मिडल मैन को हटा दिया और मिडल मैन को हम हटा रहे हैं। अव्वल तो ऐसा हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह, और होगा भी नहीं। मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका काम करने वाले हम ही लोग हैं। देखें, बात यह है कि गुड्स को इंपोर्ट करना, इंपोर्टर ने इंपोर्ट कर लिया, उसको डिक्लेरेशन देना वो किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या इंपोर्टर को पता है कि इसकी डिक्लेरेशन क्या होनी है? नो, नॉट एट ऑल। हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च की हुई है, हमें पता है कि इसकी क्लासिफिकेशन कितनी है, हमें पता है कि हमने इसकी डिक्लेरेशन क्या देनी है, हमें पता है इसके ऊपर ड्यूटी और उसके ऊपर SROs कौन से हैं जिसके ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट होकर उसको बेनिफिट मिलेंगे। इंपोर्टर के तो बड़ों को भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात को यहीं से शुरू करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं ज्वाइन करते हैं। बात यहाँ ये चल रही है कि चीज़ों को आसान किया जाए, लोगों के लिए आसानियाँ बनाई जाएँ, उसको डिजिटलाइज़ किया जाए, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर जो कहानी पता चल रही है वो ऐसा है कि डिजिटलाइज़ के नाम पे कुछ और चेहरे सामने लाए जा रहे हैं, पहले वाले चेहरे हटाए जा रहे हैं। अब वो चेहरों का क्या मसला है, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। बातचीत जो सी है वो बड़ी सीरियस नोयत की है। वो लोग स्पेशली जो इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, जिनका सामान आता है या सामान मंगवाते हैं या सामान बाहर बेचते हैं, उनके लिए आज का शो देखना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी अहम चीज़ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बाहर से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो ये तमाम ड्यूटीज़ का हमें बार बार जिक्र किया जाता है। ये वही ड्यूटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यार ड्यूटियाँ वध गई ने, पैसे बड़े देने पैंदे ने, ड्यूटी उत्ते पोर्ट से सानू खर्चा बड़ा पैंदा है। तो कीमत का तायुन जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलनी होती है ना, उसका तायुन ये क्लियरेंस करती है कि क्लियरेंस पे कितने पैसे खर्च हुए इंपोर्टर के, उसको कितने पैसे देने पड़े, फिर वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत निकालता है और उससे आम कंज्यूमर का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है और हम पे वो असरअंदाज होती है। अब मैं हमारे दोस्त हैं अर्शद साहब, अब हुकूमत करने क्या जा रही है ये बताएं। देखिए, हुकूमत जो अव्वल तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मुस्लिम लीग नून, अच्छा, वो वाहिद हुकूमत है जो लोगों से रोज़गार छीनती नहीं है, रोजगार देती है, रोजगार का बंदोबस्त करती है। मैं उल्टा ही सोचने लगा था, मेरा कुछ उल्टा कहेंगे आप। नहीं, ये हकीकत बात है जो हमने देखा है। जिस तरह आपने जिस इंटेंसिटी कहा ना, मुझे लगा कि आप कहेंगे कि छीन लेती है। नहीं, हरगिज़ नहीं। और मुझे समझ नहीं आती है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को शीशे का एक रुख दिखाया जा रहा है, दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा। तो दिखा देते जो मिडल मैन होता है वो हमेशा बिजनेस को प्रमोट कर रहा होता है, बजाय इसके कि वो बिजनेस को ठप करे। ठप नहीं कर सकता क्योंकि उससे उसका रोजगार वापस। अब हुकूमत करने क्या चाह रही है? हुकूमत ये करने चाह रही है कि मिडल मैन को यानी क्लियरिंग एजेंट को ख़त्म करके पंजाब के ख़ास तौर पे पंजाब के तमाम पोर्ट्स को ख़त्म करके सिर्फ ऑथोराइज़ कर रही है कराची कलेक्ट्रेट को, जहाँ से सिर्फ वो चाहती है कि हमारा रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट की तरफ जो है ना वो जाए, बस। तो प्राइम मिनिस्टर इसमें हैप्पी हैं? होना तो नहीं चाहिए क्योंकि उन तक बात पहुंच नहीं पा रही। कि ये जो गवर्नमेंट करने जा रही है, जिस तरह का भी ये प्लान है, आपको निकालने के बाद उनको लगता है कि बिजनेस इजी हो जाएगा? नहीं, आप जो हैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो कस्टम के लॉ में आता है? बिल्कुल आता है। आपका जो किरदार है वो कस्टम लॉ के अंदर है? जी बिल्कुल, एक्ट के अंदर है बाकायदा, उसमें बाकायदा सजा भी है। ओके, तो फिर ये एक्ट को चेंज करना पड़ेगा ना आपको हटाने के लिए? देखिए जी, ये बिल्कुल एक्ट को चेंज करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपको हटाना है तो हमें कानून साजी करनी पड़ेगी और उस कानून के अंदर से कस्टम क्लियरिंग एजेंट निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा, ये निकाल सकते नहीं है जब तक पार्लियामेंट में न जाए। क्लियरिंग एजेंट के बगैर इंपोर्टर माल अपना क्लियर ही नहीं करा सकता, इंपोर्टर बर्बाद हो जाएगा। इंपोर्टर देखिए, हमारे बहुत सारे इंपोर्टर ऐसे हैं, इंडस्ट्री को छोड़ दें आप, इंडस्ट्री के अलावा जो कमर्शियल इंपोर्टर हैं, आप शालमी चले जाएं, आप अक्सर जाते हैं, जी ऐसे ही है। उन बेचारों को तो एक लफ्ज पढ़ना नहीं आता और वो इंपोर्ट 100 कंटेनर महीने का कर रहे हैं। और वो कौन करा रहा है? वो क्लियरिंग एजेंट ही गाइड कर रहे हैं उनको। ठीक है, कि जी आप इस तरह ये माल ऐसे मंगवा ले, ये ऐसे मंगवा ले, ये ऐसे मंगवा ले। ठीक है, यानी कि वो चाहते हैं कि वो जो नहीं कर पाते वो भी अब कंप्यूटर रख के बैठें या अपने पास अपना बंदा कोई अलग से हायर करें। एक्चुअली ये
मैं जो समझता हूँ ये अप कंट्री के खिलाफ एक साजिश है। अब कंट्री यानी कि ऊपर पंजाब सरहद बलोचिस्तान KP के सब के खिलाफ ये साजिश है, क्योंकि ये तमाम पोर्ट्स बंद होंगी अगर क्लियरिंग एजेंट किया तो ये अगर ये सेंट्रलाइज कर दिया गया और क्लियरिंग एजेंट को मिना किया गया। अगर अप्रेजमेंट सेंट्रलाइज की गई और क्लियरिंग एजेंट को मिना किया, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर को कुछ और दिखाया जा रहा है। सर एक सवाल, बारिश भी होना शुरू हो गई है, अगर आपको गवर्नमेंट है ना ये बंद कर सकती है, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जो हिसाब सारा कुछ हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे आप? देखें जी, बात यह है, बात वहीं पे आएगी कि जब बंदा रोज़गार जिसका छीना जाएगा वो भी डकैतियाँ करेगा या सड़क पे आके अपने आप को आग लगाएगा और क्या करेगा, है ना। एंड तो यही है ना, जब यहाँ पे इस वक्त कम से कम सिर्फ लाहौर ड्राई पोर्ट, लाहौर में ड्राई पोर्ट्स हैं, कम से कम 15 से 20 हज़ार ख़ानदान मुंसलिक हैं, जो मजदूर तबका है, ट्रांसपोर्टर हैं, क्लियरिंग एजेंट हैं, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, कंटीन्स हैं, खाना खिलाने वाले लोग हैं, वो सब जब बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? वो सड़कों पे आएंगे ना। आप बहैसियत चेयरमैन क्या लाएमल इख्तियार करेंगे? पहला आपने क्या सोचा? देखिए जी, पहला तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, एक इन्होंने पॉइंट का एक मामला शुरू किया, उसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर तक जाना पड़ा, प्रेसिडेंट तक जाना पड़ा, चीफ ऑफ आर्मी तक जाना पड़ा, हम ज़रूर जाएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई भी फैसला करने से पहले एक दफ़ा हमारा मौक़िफ़ सुना जाए और असल हकीकत को देखा जाए। बिल्कुल ठीक है आपका। आप क्या चाहते हैं? आप ये जो सारा कुछ होगा इसके बाद क्या लाएमल इख्तियार करेंगे? जी भट्ट साहब, अभी आप बात कर रहे थे ऐसर भाई से कि ये क्या करेंगे, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि ये नई नस्ल को तबाह करेंगे। जो नई नस्ल पढ़ के यूनिवर्सिटी से बाहर आ रही है, जैसे मेरा बेटा 2 साल से BBA करके LAC से आया है, वो अब मेरी फील्ड के अंदर मौजूद है। वो डिसहार्ड है कि मैंने इतनी तलीम भी ली है, इतना पैसा भी लगाया और मैं इस शोबे में भी बेकार हूँ, ये मुझे निकाल रहे हैं। तो ये नई नस्ल को तबाह करने की कोशिश है, उसको तबाह मत करें। ये फेसलेस सिस्टम नहीं है, इसको मैं डिले लेस सिस्टम कहता हूँ। इसमें आसानियाँ पैदा करें। आज तक जितनी रिफॉर्म इन्होंने हमें दी हैं FBR ने, हमने उसको अडॉप्ट किया है, मनो अन उसके ऊपर काम किया है। हम ना चोर हैं ना चोर के साथी हैं, ये हमें चोर कहते हैं, ये अपने गिरेबान में जान के। क्या कहते हैं भट्ट साहब, फाइनल वर्ड? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अभी जैसे चौधरी साहब ने बात की कि अगर ये निज़ाम राइज हुआ कि असेसमेंट ये सेंट्रलाइज इन्होंने की, तो तमाम मुल्क की ड्राई पोर्ट्स बंद हो जाएंगी। CPEC के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो CPEC के चाइना के साथ मुआहदा किया है, उस पर 45 ड्राई पोर्ट्स बनानी है और नहीं, जिसमें अभी सिर्फ 5 बनी है, 40 और बननी है। तो ये आने से पहले ही मतलब वो लपेट रहे हैं सब कुछ। चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब दोस्तों का शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज हमने एक मुद्दा उठाया है, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिटी को ख़त्म करने की बात की जा रही है और हमारा ये प्लेटफॉर्म जो सा है वो हाजिर है हुकूमती नुमाइंदों के लिए कि वो इस पर आगे अपना बिल्कुल मौक़िफ़ दे सकते हैं। लेकिन मौक़िफ़ की से पहले यहाँ पर एक छोटा सा एहतजाज था जो कम्युनिटी करना चाह रही थी, हमने आपके सामने वो पेश किया है। उन्होंने बताया कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमें इस तरह ख़त्म किया जा रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करें और उनसे पूछने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके पास इसकी लॉजिक क्या है। दोनों साइड की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक साइड पे जो ख़त्म हो रहा है, जो टीवी पे भी खबर आ रही है, उसका रिएक्शन क्या आएगा? ये खबर का रिएक्शन था जो बात की जा रही है फेसलेस करने की निज़ाम को, जो बात की जा रही है डिजिटलाइज करने की निज़ाम को, ये उसका एक रिएक्शन है उस खबर का जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। यहाँ हम खड़े थे, हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।